नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का जो हमारे YouTube चैनल आशा एकिरण कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है औपनिवेशिक काल में संवैधानिक विकास के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, तो पहले इनका जो मकसद था भारत में आने का वो सिर्फ व्यापार था, लेकिन बाद में उत्तरोत्तर जो है धीरे धीरे कंपनी ने भारत में जो है राजनैतिक सत्ता को प्राप्त किया और भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गई और इस तरह से इन्होंने भारत को अपना एक उपनिवेश बना डाला। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो है अंग्रेजों का जो है प्लासी के युद्ध के बाद दिखता है। भारतीय इतिहास में जो है प्लासी का जो युद्ध है एक निर्णायक घटना है। ये 1757 ईस्वी में हुआ था और इस घटना के बाद जो है बंगाल के नवाब सुजाऊ दौला को कंपनी ने जो है षड्यंत्र के द्वारा हराया और एक तरह से बंगाल पर उनका आधिपत्य हो गया। तो ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ से एक एक्स्ट्रा तथ्य जान ले कि जो सुजाऊ दौला थे उनके नाना बंगाल के शासक अलवर्दी खां, तो उन्होंने उनको समझाते हुए कहा था कि अंग्रेज जो है उनकी तुलना उन्होंने मधुमक्खियों से की कि अंग्रेज मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी और अगर छेड़ा जाए तो डंक मार मार करके ठीक है वो समाप्त कर देंगी। तो ये तथ्य जो है कई बार आयोग की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्लासी का युद्ध, फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद जो है कंपनी को क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये ध्यान देंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन जगहों की जो है दीवानी प्राप्त हुई और दीवानी प्राप्त होने के बाद जो है इन्होंने पूरे भारत पर एक तरह से अपना आधिपत्य जमा लिया। अच्छा, यहां देखेंगे प्लासी के युद्ध के बाद जो था उसमें सबसे बड़ी भूमिका लॉर्ड क्लाइव की थी और इसीलिए लॉर्ड क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उन्हीं के समय में बंगाल में जो है द्वैध शासन लाया गया और बंगाल में जो है द्वैध शासन के साथ साथ बंगाल का जो है बड़े पैमाने पर शोषण शुरू किया गया। कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे तो वो लोगों से जो है पारितोषिक और उपहार के माध्यम से बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित करने लगे और इसका नतीजा ये होता था कि निजी व्यापार करके और जो है उपहार पारितोषिक प्राप्त करके वो जब लोग इंग्लैंड वापस लौटते थे तो वहां पर नवाबों की तरह से जीते थे और जो इंग्लैंड के अभिजात वर्ग के लोग थे तो वो लोग इनसे ईर्ष्या करते थे। अच्छा, तो क्या नतीजा इसका निकला कि अब इंग्लैंड के जो लोग थे वो सरकार पर दबाव बनाने लगे कि भाई हम लोगों को भी जो है भारत के साथ व्यापार करने की जो है इजाजत दी जाए। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन की वजह से इतनी ज्यादा अराजकता उत्पन्न हुई कि एक तत्कालीन इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने उस समय के द्वैध शासन को जो है डाकू राज की संज्ञा दी थी। तो इन तथ्यों को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और फिर क्या हुआ कि बंगाल में जो है अकाल पड़ा और अकाल पड़ने की वजह से जो कंपनी की वित्तीय हालत थी और इसके साथ साथ जो है मैसूर में जो युद्ध लड़े गए हैदर अली के साथ, तो अंग्रेजों की जो वित्तीय स्थिति थी वो थोड़ी अस्थिर हो गई और कंपनी ने सरकार से जो है ऋण की मांग की और इस
समय जो है सरकार को अब एक उचित अवसर नजर आया और उन्होंने जो कंपनी की वित्तीय स्थिति थी उस वित्तीय स्थिति को समझने के लिए दो समितियां, एक प्रवर समिति, ध्यान देंगे दो समितियों का निर्माण किया गया, एक प्रवर समिति थी और दूसरी जो है गुप्त समिति। तो इन दो समिति की सहायता से कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच करवाई और इन समितियों ने जो है एक भारी भरकम रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपी और उसके तहत दो तरह के बड़े बदलाव कंपनी के शासन में किए गए। यानी ये कह सकते हैं कि अब जो है सरकार को एक मौका मिल गया कि वो कंपनी के जो है मामलों में हस्तक्षेप कर सके और इस तरह से हमारा जो है 1773 ईस्वी में ये जो है पहला हमारा क्या था अधिनियम था जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ठीक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने की कोशिश की। तो आज हम लोग जो है इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो है अक्सर पूछा गया है रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम लोग जो है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के विषय में जानेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो यहाँ से भारत में भी और इंग्लैंड में भी दोनों ही स्तरों पर या दोनों ही जगहों पर व्यापक परिवर्तन किए गए। तो ये परिवर्तनों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और संक्षिप्त सी चर्चा होनी है इस पर। क्या हुआ कि सबसे पहला तो ये किया गया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका एकाधिकार जो था भारत के साथ व्यापार का जो है एकाधिकार इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया। दूसरा जो था कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के पहले कंपनी ने जो भी बंगाल में राजसत्ता हासिल की थी उसको बनाए रखे गया। तो ये चीज ध्यान से देखेंगे कि उसके पहले कंपनी ने बंगाल में जो भी राजनैतिक शक्ति प्राप्त की थी तो उसको वैसे ही रहने दिया गया। दूसरा था हमारा इंग्लैंड में परिवर्तन। तो इंग्लैंड में क्या क्या परिवर्तन हुए तो इसके विषय में हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे। इंग्लैंड में जो है कंपनी का जो संचालक था वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स राइटर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सॉरी हिंदी में भी लिख देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संचालित किया जाता था। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में यानी कह सकते हैं कि स्वामित्व के जो मंडल था तो उनमें उन्हीं लोगों को जिनको चुनाव के पहले 500 पाउंड जिनकी जो है आमदनी ये चुनाव के पूर्व लगभग कितनी होनी चाहिए 500 पाउंड होती थी
उन्हें ही चुना जाता था। तो इसको अब बढ़ा करके कम से कम 1000 पाउंड कर दिया गया। तो अब यहां पर देखेंगे कि सिर्फ चुनाव में वही व्यक्ति भाग ले सकते थे जिनकी चुनाव से पूर्व जो है, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व की जो आमदनी थी वो कितनी हो, 1000 पाउंड हो। सिर्फ वही लोग जो है ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में शामिल हो सकते थे। तो इस तरह से देखा गया कि काफी छोटे जो शेयर धारक थे वो स्वतः ही क्या हो गए, निकल गए। और फिर ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे तो इनकी भी संख्या को सीमित करके अब 24 कर दी गई। तो यहाँ भी ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को सीमित करके क्या कर दिया गया, 24 तक कर दिया गया। और इन 24 में जो है ये प्रत्येक जो है, ठीक है, 1 वर्ष के पश्चात इसके 25% जो है जो सदस्य थे वो अवकाश ग्रहण कर लेते थे। तो ये भी ध्यान देखेंगे। दूसरा जो प्रावधान था, बंगाल में गवर्नर जनरल और परिषद का गठन। तो ध्यान देंगे, रेगुलेटिंग एक्ट की जो दूसरी महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया, तो अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उस पद नाम जो है बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उनकी सहायता के लिए जो है, ठीक है, एक 4 सदस्य, कुल मिला जुलाकर अगर गवर्नर जनरल को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो 5 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल प्लस जो है 4 सदस्य मिलाकर के क्या बनाई गई, परिषद का गठन किया गया। और इस परिषद का कार्य क्या था कि बंगाल का जो प्रशासन है उसको सही रूप से नियमित और विनियमित किया जाना। अच्छा, ध्यान देंगे, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही जो है क्या किया गया था, जो परिषद के सदस्य थे उनके नाम जो है मेंशन कर दिए गए थे। उनके नाम जो है क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल और फ्रांसिस। तो ये ध्यान देंगे, ये जो गवर्नर जनरल और हमारी उनकी परिषद थी, तो उस परिषद के जो 4 सदस्यों के नाम क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल और फ्रांसिस थे। और गवर्नर जनरल जो है किनको बनाया गया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, पूरा नाम वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस तरह से, ठीक है, बंगाल में गवर्नर जनरल और उनकी परिषद का गठन किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो है जो गवर्नर जनरल थे तो जो भी पद होता था वो परिषद में जो है, ठीक है, सहमति से होता था। और अगर कहीं पर उनमें गतिरोध होता था, ठीक है, तो उस अवस्था में अगर 4 में से 2 जो है, ठीक है, किसी मत पे हो और 2 जो है उससे असहमत हो, तो सिर्फ इस दशा में गवर्नर जनरल जो है अपना मत दे सकता था। यानी हम लोग कह सकते हैं
कि गवर्नर जनरल को सिर्फ निर्णायक मत दे सकता था। अच्छा, यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स और उसकी जो 4 सदस्यीय परिषद थी, तो उसमें से ये चारों हमेशा एक साथ रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यों में बहुत बाधा पहुंचाते थे और इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स इससे बड़ा दुखी रहते थे। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद से जो है क्या किया गया, 1773 के एक्ट के द्वारा ही बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ध्यान देंगे 1774 में, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित किया गया, तो ये देख लेंगे, कलकत्ता में स्थापित किया गया। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे तो उनका नाम सर एलिजा एम्पे था। ये इसके जो है पहले न्यायाधीश हैं और इस तरह से कह सकते हैं कि भारत के प्रथम जो है चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। तो इस तथ्य को भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट, हालांकि ये अभी भी पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि प्रभुत्वशाली नहीं था, क्योंकि इसके अपील के विरुद्ध भी जो है इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और दूसरा, इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो भी स्पष्ट नहीं था, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण एक्ट था, क्योंकि यहीं से जो है क्या किया गया, भारत में पहली बार, ठीक है, जो शासन और प्रशासन था उसको विनियमित किया गया। हालांकि इसमें काफी सारी त्रुटियां रही, जिनको बाद में जो है 1781 का जो है संशोधनात्मक एक्ट के द्वारा दूर किया गया। जैसे हमने कि पहले बताया था ना कि वारेन हेस्टिंग्स और उनकी परिषद के सदस्यों के बीच में हमेशा गतिरोध रहता था, तो उस गतिरोध को दूर कर दिया गया। और दूसरा जो है ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को भी स्पष्ट किया गया। तो ये जो है हमारे 1773 के कुछ महत्वपूर्ण जो है धाराएं या एक्ट के जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि बिंदु है। आगे की वीडियो में हम लोग जो है पिक्स इंडिया एक्ट करके, अब यानी एक ही वीडियो में हम लोग बारी बारी से जो है भारत के संवैधानिक विकास में जो तथ्य हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके।